तो ये हमारा सेकंड एपिसोड है। इसमें हम बात कर रहे थे नायलन के मुताबिक। तो इसकी मैंने रिएक्शन बताया है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने उसकी मॉडर्न एप्लीकेशन बताई है कि किस तरह से मॉडर्न दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है, किस किस चीज के अंदर। और इसकी जो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन है वो 1938 के अंदर डू-पॉन्ट एक कंपनी है उसने स्टार्ट की थी। अच्छा, उसके बाद है पॉलीथाइलीन। इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1941 के अंदर। पॉलीथीन, आप बेशुमार चीजें जो है, ये इथाइलिन की बेसिकली पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनती है। इसका नीचे ये फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मुख्तलिफ इसका ये पिक्टोरियल डिस्प्ले दिया गया है कि ये किन किन एप्लीकेशन में यूज होते हैं। और यहाँ से एक बात जो है वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको शो कर रहा हूँ। अगर ये 4 किस्म का मटेरियल यहाँ शो किया गया, ये पाइप्स हैं, ये शीट है, ये उसके ग्रेन्यूल्स हैं जिनसे आगे फर्दर ये मटेरियल बनाया गया है, और ग्रेन्स इसके पॉलीथीन के। तो ये भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, आर्टिकल हैं जो पॉलीथीन से बनाए गए हैं। तो इसमें आप एक चीज बड़ी अमेजिंग देखेंगे कि आप देखें कि बड़ी स्ट्रेंथ वाली चीजें भी जो पॉलीथीन से बनती हैं, और इतनी उससे वीक चीजें जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जैसे ग्लव्स आप यूज करते हैं पॉलीथीन के, तो वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। उनकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखें, केमिस्ट्री क्या है सबकी के सारे पॉलीथीन, केमिस्ट्री क्या है सब पॉलीथीन है। लेकिन आप देखें अगर इस मटेरियल को और इस मटेरियल को देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा इनकी स्ट्रेंथ के अंदर, इनकी जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है उनके अंदर। तो आपने लिक्विड क्रिस्टल का नाम सुना होगा। ये आप देखते हैं, अ मोल्डेबल पॉलीमर दैट हैज नो ऑब्जर्वेबल मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ऐसा पॉलीमर है, आप देखें कोई भी मटेरियल होता है उसका एक, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एनालिटिकल पॉइंट है उससे एक टूल यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इस तरह की चीजें। तो नो डाउट जो पॉलीमेरिक मटेरियल होता है या अमार्फस मटेरियल होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। लेकिन इसके मुतल्लक ये कहा जाता है, ये एक मटेरियल है, ये जेम्स इकोनॉमी एक कंपनी थी, उसने इकोनॉल एक मटेरियल डेवलप किया। इकोनॉल एक मटेरियल, कमर्शियल नेम है इसका, इकोनॉल जो है वो एक मटेरियल का नाम है। और बेसिकली ये क्या है, इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ऊपर केमिकल नेम इसका दिया गया है। ये एक मोल्डेबल पॉलीमर है दैट हैज नो ऑब्जर्वेबल मेल्टिंग पॉइंट। इसका कोई ऑब्जर्वेबल मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, आप इसको मालूम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस मटेरियल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। 1 साल के बाद इसी इकोनॉल के से वो लिक्विड क्रिस्टल जो है डेवलप किए गए, जो आपकी मॉडर्न जो विजुअल डिस्प्ले होता है बहुत सी चीजों का उसमें ये इस्तेमाल होता है। जैसे एलईडी है, तो बेसिकली क्या है, ये पुरानी तो जो टेलीविजन की स्क्रीन थी और एलईडी को देखें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क आता है। जो तस्वीर के पिक्चर्स होते हैं, उसकी ग्राफिक्स होते हैं, कलर, ये वो, तो उसमें आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। तो ये बेसिकली एक कमर्शियल मटेरियल है इकोनॉल, जो कि 1917 के अंदर जो है उसको आप कहते हैं कि मार्केट में है। और इससे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से चीजों का जो ग्राफिक्स थे वो बहुत इंप्रूव हो गए। उसके बाद है केवलर। ये मटेरियल, ये भी कमर्शियल नाम है, केवलर जो है ये एक कमर्शियल नाम है मटेरियल का। ये 1971 में मार्केट में आया, डेवलप हुआ। और ये इसका स्ट्रक्चर है जनरल, इसकी जो केमिस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये इसकी मुख्तलिफ चीजें हैं जो इससे बनाई जाती हैं। ये केवलर की मुख्तलिफ चीजें बनाई गई हैं। अब अगर आप देखें व्हाट इज दिस, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है,
ये आपके रैकेट हैं जिनसे आप खेलते हैं। अब अगर इन चीजों को देखें तो इन चीजों की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनमें कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। पीछे क्या मटेरियल क्या है, केवलर है। तो ये पॉलीमर जो है इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर कि इनके अंदर इनको, जैसा कि मैंने शुरू में आपको एक स्टेटमेंट दी थी जिसके मुतालिक मैंने बोला था कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर मटेरियल। द पॉलीमर मटेरियल आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड टेलर मेड। यानी कि ये वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर जितने भी पॉलीमर के मॉडर्न एस्पेक्ट हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अंदर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अंदर जितनी भी वर्सटैलिटी पाई जाती है उन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना है, या उसके जो इंटेलिजेंट फीचर्स हैं। तो आप देखें इन मटेरियल को, अगर आप देखें इनकी एप्लीकेशन देखें, लेकिन आप एक केवलर मटेरियल है उसकी आप देखें कि किस तरह से एप्लीकेशंस हैं मॉडर्न दुनिया के। और उसके बाद यहाँ एक बात जो है, ये 1976 की बात है, 1976 की बात है कि आपकी जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल था, मोस्टली कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता था, दैट वाज स्टील, दैट वाज स्टील। और उसके बाद ये आपका जो पॉलीमर का फील्ड है ये इतना ड्रास्टिकली डेवलप हुआ, या इसने एक डिकेड के अंदर इतनी तरक्की की और इतनी इसकी कमर्शियल लेवल के ऊपर सिंथेसिस और इसकी कमर्शियल मार्केटिंग जो है वो डेवलप हुई कि पॉलीमर और प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है उसने स्टील इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। यानी कि वो बहुत सी एप्लीकेशन जो बहुत से अदर मटेरियल के साथ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल यूज होता था, तो अब 1976 के बाद ये जो इवन के कंसिडर किया जाता है कि स्टील जो है दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ज्यादा मजबूत मटेरियल है। तो अब पॉलीमर या प्लास्टिक इंडस्ट्री ने स्टील को भी जो है वो सुपरसीड कर दिया, उसको जो है ना वो पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गई। इस मटेरियल में इतनी वर्सटैलिटी, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी उसमें टेलर मेक एस्पेक्ट आ गए कि उसने स्टील को भी पीछे छोड़ दिया। अब आप देखेंगे जैसे कि एक प्लास्टिक से, अब हम आज की मॉडर्न दुनिया में देखें, नाउ वी यूज मोर प्लास्टिक देन स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंबाइंड मटेरियल। आप देखें कि आमतौर पे पुराने जमाने के अंदर, या अगर आप कोई 10, 20, 30 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे जाएं, बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, तो आपका ये क्या कहना चाहिए कि जो मटेरियल था, हार्डेस्ट मटेरियल मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए, वो स्टील था, वो एल्यूमिनियम था, या इसके मुख्तलिफ तरह के अलाइज वगैरह जो थे वो बना के, बर्थ जिसे कहते हैं, वो कंबाइंड मटेरियल जो ना स्टील की प्रॉपर्टीज को टेलर मेक करने के लिए उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन जो है वेरी करते हैं और उससे मुख्तलिफ स्टील के ब्रांड बनते हैं या लोहे के मुख्तलिफ ब्रांड बनते हैं। तो अब ये है कि प्लास्टिक ने उनकी जगह, प्लास्टिक ने उन मटेरियल की जगह भी ले ली है, और आज हम प्लास्टिक की चीजें ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम या मुख्तलिफ, इवन कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पॉलीमर जो है वो उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो जैसे आप पहले कंक्रीट, सरिया या इस तरह की चीजें यूज करते थे तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशन, ये रिसेंटली मैं आपको थोड़ा सा मेरे माइंड में आ गया कि वो कोरियन टेक्नोलॉजी है कि जो घर बनाते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, कितने दिनों में बना देते हैं और वो सस्ते भी बनते हैं। तो बेसिकली वो टेलर मेक मटेरियल है, पॉलीमेरिक मटेरियल है जिससे वो बनाते हैं, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बेहतर है। यानी कि सर्दियों और गर्मियों में आप ये कह सकते हैं जो मौसमी शिद्दत होती है उससे ज्यादा महफूज बनाते हैं घरों को। उसके बाद एक कार्बन फाइबर मटेरियल है। तो आप देख लें कि पहले जो हमारे मुख्तलिफ इस तरह के मटीरियल बनते थे, गुड्स बनते थे, जैसे जो स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, तो उनके फीचर बढ़ाने के लिए, उनका वेट कम करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, ठीक है, अब उन तमाम जो अदर मटेरियल से उनको रिप्लेस कर दिया गया है कार्बन फाइबर मटेरियल के साथ। वो लाइट वेट भी है, प्रॉपर्टीज उसकी बहुत ज्यादा बेहतर है और हीट रेजिस्टेंट भी है, या इस तरह के बहुत से एस्पेक्ट उसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए मेरा इन तमाम बातों के साथ कहने का पर्पज ये है कि आपकी बहुत सी जो मटेरियल है, बहुत सा मटेरियल फील्ड है, उसमें अब जो अजारादारी है वो पॉलीमेरिक मटेरियल की है।
तो ये एक थोड़ा सा एक ग्राफ दिया गया है कि कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्लास्टिक यूज होता है, तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखें इसमें इजाफा कितना होता है। ऑटोमोटिव यूज ये पाउंड में दिया गया है कि कितने पाउंड यूज होता है, और ये मुख्तलिफ डिकेड दिए गए हैं, 1940 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 2000 है, 2010 है। तो आप देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 2010 तक का डेटा दिया गया है, आज हम 2021 में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें कि अब ये फिगर इनसे मिरेकल में डबल ट्रिपल हो गया होगा। अब ये फिगर जो है पाउंड की टर्म में डबल ट्रिपल हो गया होगा। तो ये मुख्तलिफ एक कारों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के मुतालिक मैं बता रहा हूं कि कारों के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ा। तो आमतौर पे ये मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल जो है उनकी स्ट्रेंथ वो कंपेयर की गई है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है। तो किसी दौर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो है ये स्केल दिया गया है, ये आपका वाई एक्सेस के ऊपर इसका स्केल दिया गया है इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से, ठीक है, कितना प्रेशर ये टॉलरेट कर सकता है। तो बेसिकली ये सबसे पहले जो कंसिडर किया जाता था ये स्टेनलेस स्टील था, उसके बाद केवलर आ गया जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसने एक क्या कहना चाहिए इनकलाब बर्पा कर दिया था मटीरियल की स्ट्रेंथ के हवाले से, और इसने स्टील इंडस्ट्री को जो है ना वो भी रिप्लेस कर दिया था। वो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो थी ये केवलर या ऐसा मटीरियल उसको ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ गई थी, कमर्शलाइजेशन बढ़ गई थी। तो उसके बाद ये ग्रेफाइट फाइबर है, इसकी अब देखिए उससे भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और आज के दौर में ये कार्बन नैनो ट्यूब्स है। खैर अब ये भी थोड़ा सा पुराना मटेरियल हो गया है, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स मटेरियल है वो भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट वेट और स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप स्टील के साथ बेसिकली कंपेयर करें तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जीपीए लॉग स्केल जो है वो 2200 है और ये 1.5 है। तो दिस इज द डिफरेंस रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स की अब थोड़ा सा ये एप्लीकेशन के वाले से बता रहा हूँ कि एंटी ब्लास्टिक मटेरियल बनाया जाता है। ये जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं इनके अंदर आपकी कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड मैकेनिज्म है जो बुलेट को स्टॉप करता है किस तरह से। अब ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है, ये जो है थोड़ा सा बताया गया है कि ये अपना कार्बन नैनो ट्यूब मटेरियल जो है, कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड मटेरियल जो है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये बुलेट को क्या करता है, बुलेट को कैसे रोकता है पेनिट्रेट करने से। बुलेट प्रूफ जैकेट स्टॉप बुलेट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग बाय स्प्रेडिंग द बुलेट फोर्स। क्या कर देते हैं उसमें ऐसा एक मैकेनिज्म है कि जैसे अगर आप देखें कि ये टारगेट के ऊपर बुलेट लगी है और उसके बाद देखें कि ये इसकी जो फोर्स है वो डिस्पर्स हो रही है, उसको जो पेनिट्रेटिंग उसकी पावर होती है उसको वो डिस्पर्स कर देता है, ठीक है, स्प्रेड कर देता है, और अल्टीमेटली उसकी जो पेनिट्रेट करने की सलाहियत है जब वो स्प्रेड हो जाती है तो अल्टीमेटली वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड इन नैनो ट्यूब बेस्ड डिफरेंट बुलेट प्रूफ मटेरियल्स। Target can still be left suffering blunt force trauma, perhaps severe bruising और वॉस डैमेज टू क्रिटिकल ऑर्गन। कहते हैं कि ये आप जो मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं इवन देन के इसमें ये मैकेनिज्म पाया जाता है कि वो आपको हिट नहीं करती बुलेट, लेकिन फिर भी इवन इसके अंदर अभी तक ये खतरा मौजूद है कि उसका जो क्या कहना चाहिए वो हिटिंग पावर जो होती है उसकी वजह से जो धचका लगता है या जिस तरह के मामला आते हैं उससे जो है ना समवट डैमेजिंग जो है वो आपके क्रिटिकल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या ऐसा के मामला जो है वो हम फेस कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट यूज इलास्टिसिटी ऑफ कार्बन नैनोट्यूब टू not only stop the bullet from penetrating but actually to rebound their force। लेकिन अब जो पहले ये एस्पेक्ट है कि उसको स्प्रेड कर देता है,
अब जो इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड जो आपके बुलेट प्रूफ मटेरियल के अंदर यूज होती है, तो वो सिर्फ उसको पेनिट्रेटिंग पावर को स्प्रेड ही नहीं करती बल्कि उसको रिबाउंड कर देती है, उसको रिबाउंड कर देती है कि वो वापस को उसको उसमें भेज देती है, उसको वो उसका जो एक्शन है उसको काउंटर कर देती है, इस तरह से उसको रिबाउंड कर देती है, उसकी फोर्स को रिबाउंड कर देती है और उसको पीछे धकेल देती है। तो ये उसका मैकेनिज्म बताया गया है। और उसके बाद इसकी एक फायर प्रूफ मटेरियल के सिरेमिक्स के हवाले से ये एक स्लाइड है कि आमतौर पे बहुत ज्यादा डैमेजेस होते थे फायर कैचिंग की वजह से। मटेरियल जो है मसलन अब घरों में या कोई और मटेरियल बनता है इंडस्ट्रीज के अंदर, इस तरह के मामलात में, तो अब इस मटेरियल में डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए, इसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, जो फायर एक्सीडेंट है उनको स्टॉप करने के लिए, चूंकि एक वाकया रिपोर्ट किया गया है कि फायर एक्सीडेंट की वजह से 70,000 डेथ हुई और उसकी जो प्रॉपर्टी लॉस था वो 115 बिलियन डॉलर, 115 बिलियन डॉलर थी उसका। ये एक दुनिया में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से फायर कैचिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन एक अब मॉडर्न मटेरियल जो है वो पॉलीमर बेस्ड मार्केट में आ गया है जिसको बोल देते हैं सिरेमिफाइंग पॉलीमर, जिसको बोल देते हैं सिरेमिफाइंग पॉलीमर। आगे एक CSIRO एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, और CRC for polymers and are being commercialized by CRC spin off company, इसको कैरम पोलीमेरिक बोलते हैं। ये बेसिकली उसका नेटिव या वो जो नाम ड्राइव किया गया उन्होंने अपना ट्रेड नेम या कमर्शियल नेम जो है उससे बताया गया है। टिपिकली पॉलीमर स्टार्ट टू मेल्ट बिटवीन 100 and 200 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पे जो पॉलीमेरिक मटेरियल कैजुअली जिसको हम फेस करते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज करते हैं, वो 100 से लेके 200 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर को, और देन डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली अराउंड 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होता है, ये इस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है और उसके बाद 300 से 400 डिग्री तक वो कंप्लीटली वो मटेरियल जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी तोड़फोड़ हो जाती है। लेकिन ये सिरेमिक मटेरियल और पर्टिकुलरली ये सिरेमिफाइंग पॉलीमर्स जो है, ये एक ऐसा यूनिक मटेरियल है कि ये 700 डिग्री तक या उससे भी ज्यादा ये मटेरियल को टॉलरेट कर सकता है। उसके ऊपर ये ना मेल्ट होता है ना डैमेज होता है, यानी कि ना उसकी मेल्टिंग होती है ना ये डिसइंटीग्रेट करता है। The trick was to develop material that were stable between the degradation of the polymers and formation of द सिरेमिक मटेरियल। तो अब ये है कि अब इस तरह के जो मॉडर्न पॉलीमेरिक मटेरियल है उसने जो सिरेमिक्स हैं उनको भी जो है ना उनको भी रिप्लेस कर दिया है। यानी कि जैसा कि आपको मैंने ये घर बनाने की टेक्नोलॉजी जो है उसमें मैंने बताया है कि वो ज्यादा महफूज है, मौसमी शिद्दत से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और वो उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है वो भी बहुत ज्यादा है, और जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। इन दिनों एक बड़ा जो है ना फेमस मटेरियल है जिसको बोल देते हैं हिप्स कोटिंग। बेसिकली ये हिप्स कोटिंग क्या है, ये हाइब्रिड इनऑर्गेनिक पॉलीमरिक सिस्टम है, हाइब्रिड इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिस्टम है। अब इनकी जो टेम्परेचर टॉलरेट करने की सलाहियत है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। अब इस मटेरियल की इसको आप फायर प्रूफ कोटिंग भी कह सकते हैं। इस मटेरियल को इसकी ये सलाहियत है कि एज ए फायर प्रूफ कोटिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है कि आमतौर पे हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं या मुख्तलिफ और तरह के मैकेनिकल जो मशीनरी होती है, ऐसा की चीजें हैं, तो उसके मतलब कहा जाता है कि ये 150 से लेके जो मटेरियल है 250 तक ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये हिप्स कोटिंग जो है ये चूंकि कितना टेम्परेचर बियर कर सकती हैं, 1000 अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। तो हिप्स कोटिंग contain an inorganic geopolymer resin and a small component of
पॉलीमर एडिटिव्स। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इनऑर्गेनिक पॉलीमरिक रीजन्स हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमरिक एडिटिव जो है वो ऐड करके इनकी प्रॉपर्टीज को हम टेलर मेक करते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि CSIRO एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग को डील करती है। अपने मुख्तलिफ कंपनी है जो इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल जो है वो देती है और अपना बड़ा इंटरेस्टिंग मटीरियल जो है वो डेवलप करती है और इस दुनिया में वो उसकी मार्केटिंग भी हो रही है और वो बहुत सी जो स्पेसिफिकेशन के बेस पे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तो बेसिकली ये डॉक्टर डर्मियन इसका जो था ना वो लीडर था, प्रोजेक्ट लीडर जिसे कहते हैं, उसने ये डिस्कवर किया था। तो बेसिकली यहाँ मेरा आपको बताने से मुराद ये है कि ये हिप्स कोटिंग क्या होती है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये पॉलीमर मटेरियल है। ये लिथियम आयन बैटरी है, यानी कि पहले जमाने में आपने देखा होगा कि वो जो आपके लैपटॉप या इस तरह की चीजें थी वो जल जाती थी लेकिन हीट रेजिस्टेंट नहीं होती थी। तो अब जो हमारे पास मॉडर्न मटेरियल है उसमें हमने इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है। आई एम गोइंग टुवर्ड द कंप्लीशन। उसके बाद जो मॉडर्न टच स्क्रीन है, आपके आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आपके घरों में लगे हुए टेलीविजन है जो LED वगैरह है, तो उसमें ये जो टच मोड है बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली इंटेलिजेंट मटेरियल है, स्मार्ट या इंटेलिजेंट मटेरियल है जो रिस्पांस पे आगे वो फंक्शन कर सकता है। आप स्क्रीन के नीचे चीजें नजर आ रही होती है आइकन, उनको आप टच तो नहीं करते, जस्ट आप उसके ऊपर जो टच स्क्रीन है उसको टच करते हैं तो निकल डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है या इस तरह के मामला। तो बेसिकली ये टच स्क्रीन जो है इनके अंदर भी पॉलीमेरिक मटेरियल ही यूज होता है। ठीक है, दैट कंटेन, इसमें भी कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, कैन बी मेड ऑफ लो प्राइस्ड रीन्यूएबल रॉ मटेरियल। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये आजकल की मॉडर्न आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस में है। यानी कि आपने देखे होंगे वो मुख्तलिफ, मेरे ज़हन में अब उसका नाम जो है ना वो निकल गया है कि लैपटॉप के बाद एक और भी चीज आ गई थी जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्लास्टिक बेस्ड फ्लेक्सिबल मटेरियल जो है जिनके अंदर इस तरह के एस्पेक्ट भी पाए जाते हैं, वो सारी की सारी जो है ना उनको फोल्डेबल जो मटेरियल है उसमें भी ये बेसिकली ये मटेरियल की आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है उसकी। आप ये कह सकते हैं कि स्मार्ट मटेरियल है, पॉलीमर बेस्ड, जिसके ये फीचर है। उसके बाद बाइलेयर डाइइलेक्ट्रिक इज मेड अप फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स नोन एज साइटॉप। ये बेसिकली एक मॉडर्न मटेरियल है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है और ये मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड मटेरियल है, उनमें इसको यूज किया जाता है। तो ये भी आप ये कहते हैं कि इनके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं। अगर आप इसके रॉ मटेरियल के हवाले से बात करें या हम इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसके हवाले से बात करें, तो इंडिविजुअली जो चीजें कंबाइन करके हम एक नई चीज बनाते हैं उसके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स पाए जा सकते हैं, उसके अंदर बहुत से ड्रॉबैक हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो जब चीजें आपस में मिलती हैं तो अपने जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उनको तो रिटेन करती हैं, लेकिन उनके जो ड्रॉबैक्स होते हैं मटेरियल के वो सारे के सारे कैंसल्ड हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मोर वर्सटाइल मटेरियल जो है आप बना सकते हैं इस तरह के। ये मेडिकल एप्लीकेशन के हवाले से जस्ट एक पिक्टोरियल डिस्प्ले है किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं मॉडर्न मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये क्या कहना चाहिए कि आपके जो ना कार्डियक स्केलेटल वगैरह जो है, स्मूथ मसल जो है, इनको किस तरह से हम पॉलीमेरिक मटेरियल से, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप कहता हूं कि ये पॉलीमेरिक मटेरियल जो है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो डिस्कवर हो चुका है। आप इससे बहुत सी जो चीजें हैं जो आप जैसे आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, तो उनको भी जो पॉलीमेरिक मटेरियल से जो है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट के रेफरेंस से उसकी ये चीज बताई गई है। रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल मसल टिश्यू दैट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल ह्यूमन मसल। अब ये देखें कि एक ऐसा मटेरियल जो है वो आर्टिफिशियल मटेरियल जो है वो नैनो
टेक इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया है या उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आर्टिफिशियल मसल उससे बनाते हैं या टिश्यू बनाते हैं जो कि आपके जो नेचुरल ह्यूमन मसल्स हैं उनसे 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं जी आपके आर्टिफिशियल लिम्स हैं, परहैप्स एवन आर्टिफिशियल हार्ट टिश्यूज हैं, ये ऐसा की चीजें इससे बनती हैं। ये कैंसर सेल के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इन दिनों पॉलीमेरिक मटेरियल यूज हो रहा है। तो इसमें मैं आपको सिंपल सा आपको बताता हूँ कि वंस कैंसर्स cleverest tricks is its ability to hide from the immune system। कि आपका इसके अंदर हम भी कह सकते हैं, मैं आपको सिंपल सी बताता हूं, जैसे आप कहते हैं कि पॉलीमर नैनो ट्रेनर, तो बेसिकली कुछ इस तरह का एंटी कैंसर मटेरियल जो है वो डिस्कवर हो गया है कि वो इम्प्लांट करने से वो बजाते खुद तो उसके अंदर एंटी कैंसर सलाहियत है, वो उसको करता है, लेकिन आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उनको भी उसके जो सराउंडिंग में होते हैं उनको थोड़ा सा वो ट्रेन कर देता है कि वो भी उस पॉलीमर की तरह जो है ना वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसको पॉलीमर नैनो ट्रेनर भी बोलते हैं। तो वो आप जाके आप ही क्या कहना चाहिए कि जिसको बोलते हैं ना एमिनोथेरेपी, इसको बोलते हैं एमिनोथेरेपी। जैसे कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी ये है कि आप अपने जो है ना जो रेडिएशंस होती हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे, कीमो रेडियोथेरेपी होती है रेडिएशन के थ्रू किस चीज की ट्रीटमेंट करना, उसके बाद कीमोथेरेपी है यूजिंग सम केमिकल, जो ड्रिप्स वगैरह लगा देते हैं जैसा कि केमिकल बेस्ड जिसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट होते हैं या कोई ये एक्टिव मटीरियल होता है जो आपके कैंसर सेल को आपकी बॉडी के अंदर जाके डैमेज करता है, तबाह कर देता है, और जो अदर आपके सेल्स होते हैं उनको वो डैमेज नहीं करता। तो ये भी एक इंटेलिजेंट मटेरियल है, सेंस बेस्ड, वो जो है ना इन्फेक्शन बेस्ड उसका जो रिएक्शन होता है। तो बेसिकली अब एक स्मार्ट मटेरियल जो है, बहुत इंटेलिजेंट मटेरियल डिस्कवर हो गया है। वो मटेरियल सलाहियत रखता है कि वो बजाते खुद तो ये उसके अंदर फीचर्स हैं, लेकिन जब वो मटेरियल बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो वो जो सराउंडिंग में सेल्स होते हैं उनमें भी वो फीचर बूस्ट अप कर देता है, उनको भी वो ट्रेन कर देता है कि वो भी आपके वो मुख्तलिफ डिजीजेज जो है उनके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफत पैदा हो जाती है और वो उनके अगेंस्ट लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसको बोल लेते हैं किसी जो अपना क्या कहते हैं अमीनोथेरेपी, या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको आर्टिफिशियली आप किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं using some polymeric material। तो ये आप देखें कि सर्जिकल सुचर की बात हुई है, जैसे आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म की आप ऑपरेट करने के बाद उसमें आपको लगाते हैं, क्या कहना चाहिए कि सुचर के तौर पे मटेरियल यूज होता है, तो अब उसमें वो उसको स्विच को निकालना पड़ता है बाद में, जिसे कहते हैं ना मैं टांके निकलवाने के लिए जाना है, मैंने ये करना है। तो आजकल के मॉडर्न दुनिया में ये लैक्टिक को ग्लाइकोलाइड टाइप मटेरियल है, पॉलीमेरिक मटेरियल है, उसकी बेस पे वो बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है। तो आप एक टाइम के बाद वो आपके जो टांके लगे होते हैं ऑपरेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको जो है ना वो अलग से निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी बेसिकली इसी तरह के फीचर्स हैं। ये आर्टिफिशियल बोन मैरो के अंदर जो है वो पॉलीमेरिक मटेरियल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और फिर ये भी सलाहियत रखता है कि artificial bone marrow that can continuously make red and white blood cells have been created। ये मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर ये मटेरियल बन चुका है, ये मॉडर्न मटेरियल जो है ये मिशिगन लैब यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर बन चुका है कि वो जो आर्टिफिशियल बोन मैरो आप यूज करते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि वो सपोर्टिव होती है, बल्कि उसमें ये भी टेंडेंसी होती है कि वो रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो ये थोड़ी सी बायोडिग्रेडेबल स्कैफोल्ड मटेरियल के मतलब बातें हैं। The scaffold are then seeded with artificial bones, marrow cells and osteoblast, another type of bone marrow cells। ये एंटीफ्रीज कुछ प्रोटीन्स डिस्कवर की गई हैं, ये बायोकेमिस्ट हैं उनकी ये डिस्कवरी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। A new protein discovered in tiny snow fleas by Queen's University researchers may lengthen the shelf life of human organs for
ट्रांसप्लांटेशन। तो ये इस तरह की जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो अब एक ऐसी प्रोटीन जो है वो क्वींस यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कवर हो गई है। डिस्कवर ये दैट इज द क्रेडिट फॉर द साइंटिस्ट जो मेहनत करते हैं कि अब वो ऑर्गन को रिप्लेस करने के लिए ऐसा मटेरियल डिस्प्ले कर उन्होंने डेवलप कर लिया है कि जिसकी शेल्फ लाइफ इवन आपके जो नेचुरल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये बहुत पावरफुल मटेरियल है, बहुत पावरफुल मटेरियल जिसको कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। तो ये पॉलीमेरिक बेस्ड मटेरियल है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जो है उनको मिला के, तो कन्वेंशनल मींस ऑफ इंटरनल इंटरफोर्समेंट फॉर कंक्रीट मेंबर इन बिल्डिंग इन्वॉल्व स्टील बार, रीबार जिसे बोलते हैं, ये सारा यूज होता है। लेकिन जो आपका मॉडर्न मटेरियल है जिसको आप बोल लेते हैं फाइबर रेनफोर्स पॉलीमेरिक मटेरियल, तो वो उनसे भी कई गुना मैनी टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर है। दैट इज बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसके बाद है लिक्विड फर। ये बेसिकली बायोप्लास्टिक से कुछ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस के अंदर जो है ना ये कुछ चीजें बनाई जाती हैं और उसके बाद इनको नेटिविटी फिगरीन्स बोलते हैं, नेटिविटी फिगरीन्स बोलते हैं। तो बेसिकली उनका ये एक मजहबी त्यौहार है, उसके ऊपर ये मुख्तलिफ आर्टिकल वगैरह बनाते हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो वो भी पॉलीमेरिक बायोप्लास्टिक से बनते हैं। जो रीन्यूएबल मटेरियल जो है, ये बायो मटेरियल जो है, उससे इसको बायोप्लास्टिक बना के उसके ये सारी चीजें बनाई जाती है, इसलिए इसको लिक्विड फूड आमतौर पर बोल देते हैं। ये बेसिकली वो मुख्तलिफ किस्म के रॉ मटेरियल हैं, जैसे हेम्प है, तो इससे इसको बनाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ये मेटल रबर जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल। इट कैन बी हीटेड, frozen, washed, doused with jet fuel and still retain its electrical conducting property. That is a versatile material. That is a मेटल रबर। अब देखें मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, रबर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक मटेरियल बनाया गया है जिसको बोल देते हैं मेटल रबर। Polymer chemists have created a flexible, indestructible material called metal rubber. मेटल रबर मेकिंग, अब इसको मेटल रबर मेकिंग जो है वो बनाते कैसे हैं? To make metal rubber, chemists and engineers use a process called self assembly. मेटल रबर बनाने के लिए जो एक प्रोसेस है उसको बोल देते हैं सेल्फ असेंबली। क्या करते हैं? मटेरियल इज रिपीटेडली डिप्ड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशंस। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बॉन्ड फॉर्मिंग लेयर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत में आ जाता है। और जो मेटल रबर है ये इस तरह का मटीरियल है, इसकी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसका पिक्टोरियल डिस्प्ले दिया गया है। यूजेस ऑफ मेटल रबर इंक्लूड इलेक्ट्रिकल चार्ज एयरक्राफ्ट विंग्स, आर्टिफिशियल मसल्स, वियरेबल कंप्यूटर्स। यानी कि आप कंप्यूटर पहन भी सकते हैं, आपका जो लिबास है वो कंप्यूटर बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो बेसिकली केमिस्ट्री है या उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है दैट इज मेटल। तो 5 मिनट के बाद मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करूंगा इसके बाद। कॉफी नहीं है?